नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा में बीजेपी में सीएम पद पर मचे बवाल की, जम्मू कश्मीर मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, देखेंगे कांग्रेस की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को, बाबा सिद्दीकी मामले में घिरी एनडीए सरकार को, जानेंगे वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक के बहिष्कार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मणिपुर में हिंसा को लेकर कुकी मैतेई विधायकों के दिल्ली दौरे को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोलकाता आरजीकर मामले में अनशन का 10वां दिन, अनशन कर रहे 4 डॉक्टर आईसीयू में, राजभवन तक निकाली रैली। वायनाड पुनर्वास को लेकर केरल विधानसभा में केंद्र की आलोचना, विपक्षी दलों ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा पुनर्वास के लिए नहीं मिला पैसा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, बोले चुनाव आ गए तो अपने काम पर लग गई ईडी। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 591 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 81,973 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 163 अंकों की तेजी के साथ 25,127 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत तो मिल गया, लेकिन पार्टी में सीएम पद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच सीएम के चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अहम फैसला लिया है, जिसके बाद चर्चा यह शुरू हो गई है कि क्या इस बार बीजेपी नायब सिंह सैनी के साथ ही खेल कर देगी। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी के सामने सरकार बनाने का संकट खड़ा हो गया है। पार्टी को चुनाव में बहुमत मिला है, लेकिन सीएम पद को लेकर मची खींचतान ने उसे बैकफुट पर धकेल दिया है। राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर भी सीएम पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के पास हरियाणा में बहुमत से सिर्फ 2 सीट ही ज्यादा हैं। 40 सीटें बहुमत के लिए चाहिए और बीजेपी के पास 48 सीटें हैं। ऐसे में 4 विधायक पलटी मारते हैं तो बीजेपी के हाथ से बहुमत निकल जाएगा। राव इंद्रजीत सिंह के पास 9 विधायक हैं, तो अनिल विज के समर्थक भी 5 से 7 विधायकों के समर्थक का दावा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टिकट मनोहर लाल खट्टर के समर्थकों को मिले थे। ऐसे में उनके खेमे में विधायकों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, लेकिन खट्टर ने खुलकर सीएम पद के लिए दावा नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान को इस बात की चिंता दिख रही है कि अगर कांग्रेस ने बीजेपी के किसी नाराज दिग्गज को अपने पाले में किया तो उसके साथ खेला हो जाएगा। और इसी के चलते हाईकमान ने गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर के तौर पर हरियाणा भेजा है। शाह के साथ एमपी के सीएम मोहन यादव को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। दरअसल बीजेपी के लिए अपने विधायकों को संभालने की भी चुनौती खड़ी हो गई है और इसी के चलते अमित शाह को हरियाणा भेजा जा रहा है। दरअसल बीजेपी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान को लेकर सबसे ज्यादा डर लग रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि काउंटिंग के बाद अभी खेल बचा हुआ है। ऐसे में शाह को हरियाणा भेजने के पीछे माना जा रहा है कि बीजेपी विधायकों के बीच जबरदस्त नाराजगी है और ये नाराजगी उस पर ही भारी ना पड़ जाए, इसीलिए शाह को भेजा जा रहा है। इससे पहले अनिल विज को दिल्ली बुलाया गया था, जहां जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। साफ है, हरियाणा चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के लिए हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, लेकिन बैठक आगे टलेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ शपथ ग्रहण भी टल सकता है। हरियाणा में सीएम पद को लेकर विवाद है तो जम्मू कश्मीर में विवाद एलजी को दी गई शक्तियों को लेकर है। जम्मू कश्मीर की 95 विधानसभा सीटों में केवल 90 सीटों पर ही चुनाव कराए गए। 5 सीटों पर उपराज्यपाल विधायकों को मनोनीत करेंगे। इसे लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे बीजेपी का जीत के लिए बैकडोर बताया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो इस बीच नई सरकार के गठन को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन इस बीच एक मामले से सियासत गरमाई हुई है। दरअसल उपराज्यपाल के 5 विधायकों को मनोनीत करने को लेकर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस नेता रविंदर सिंह कुमार शर्मा ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 14 अक्टूबर को सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे संविधान के बुनियादी ढांचे से जुड़ा मुद्दा बताया। सिंघवी ने कहा कि इस हिसाब से बीजेपी के पास 47 विधायक हो जाएंगे, जबकि हमारे पास 48 के 48 ही रहेंगे और ऐसे में बीजेपी के लिए एक और विधायक को जोड़ना कौन सी बड़ी बात होगी, और अगर ऐसा हुआ तो निर्वाचित जनादेश रद्द किया जा सकता है। सिंघवी ने इसे चुनावी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया। सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन हम आपको अपनी बात हाईकोर्ट के सामने ले जाने की छूट देते हैं। अब जहां एक तरफ चुनाव में बहुमत हासिल करने वाला इंडिया गठबंधन सरकार गठन की तैयारियां पूरी कर चुका है, उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है,
जिसके बाद ये भी तय हो गया है कि वो ही जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब शपथ ग्रहण को लेकर भी तेजी आ गई है। जम्मू कश्मीर से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर बहस जारी है और अब माना जा रहा है कि विपक्ष हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। ऐसे में देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या कहता है। जम्मू कश्मीर में विपक्ष के तेवरों से साफ है कि वो बीजेपी को हेरफेर करने का कोई मौका नहीं देने वाला। तो महाराष्ट्र में भी विपक्ष की तैयारी मजबूत है। विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और इस बीच कांग्रेस की महाराष्ट्र के नेताओं के साथ दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त सभी की निगाहें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए और सत्तारूढ़ महायुति दोनों ही गठबंधन तैयारियों में जुटे हैं और अब एमवीए में शामिल कांग्रेस ने दिल्ली में राज्य के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति, सीट बंटवारा, घोषणा पत्र आदि को लेकर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ 3 घंटे तक चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले समेत और भी कई नेता शामिल रहे। बैठक में कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में मिली हार को ध्यान में रखते हुए अपने नेताओं को निर्देश देते हुए खामियों पर काम करने के निर्देश दिए। वहीं नाना पटोले ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में चुनाव की पूरी रणनीति तैयार की गई है। महाराष्ट्र में हम लोग कोई भी हालत में कितनी भी गंदी नीति जो बीजेपी बार बार राजनीति में करती है, उस रणनीति को हम तोड़कर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर नाना पटोले ने कहा कि सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा नहीं है। महाविकास आघाड़ी 288 सीटों पर लड़ेगा, यानी साफ है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले विपक्ष की तैयारी मजबूत होती जा रही है तो सत्ताधारी दल मुश्किल में नजर आ रहा है। बाबा सिद्दीकी की जान लेने के मामले में शिंदे सरकार बुरी तरह से घिर गई है। विपक्ष हमलावर है, यहां तक कि अपने ही सहयोगियों ने भी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। इस बीच पुलिस ने भी मामले में बड़ा खुलासा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। विजयदशमी के मौके पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की जान जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बाबा सिद्दीकी केस में मुंबई पुलिस ने बताया कि अब तक 6 आरोपियों की पहचान की गई है। इनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटा जीशान सिद्दीकी भी आरोपियों के निशाने पर था, लेकिन एक फोन कॉल की वजह से उनकी जान बच गई। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें दोनों की जान लेने के आदेश मिले थे। कहा गया था कि जो मिले उसे निशाना बनाना है। कुछ दिन पहले जीशान को धमकी दी गई थी। अब इस मामले में सियासत अपने चरम पर है। लगातार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एनसीपी के प्रवक्ता एमएलसी अमोल मितकारी ने कहा कि ये घटना हमारी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। एक पूर्व मंत्री की जान ले ली गई है, जो गृह विभाग की नाकामी को दिखाता है। अगर मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो ये घटना नहीं घटती। उन्होंने साफ तौर पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शिंदे सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सीएम शिंदे ने बदलापुर शोषण मामले के आरोपी अक्षय शिंदे को गोली मारकर खुद को सिंघम घोषित कर दिया। अब यहाँ सिंघमगिरी दिखाएं। तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है, उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए। अगर आपकी हिम्मत है, आप सचमुच मर्द है। चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी के मामले में महाराष्ट्र में एनडीए सरकार मुश्किल में नजर आ रही है तो मुश्किलें वक्फ बिल को लेकर भी बढ़ती जा रही हैं। मोदी सरकार का वक्फ बिल में संशोधन का प्रस्ताव अधर में लटक गया है। जेपीसी के एक के बाद एक सारी ही बैठकें बेनतीजा होती जा रही हैं और अब वक्फ बिल पर जेपीसी की एक और बैठक हुई। तो क्या हुआ इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक हुई। इस बैठक का सभी विपक्षी सांसदों ने एक साथ बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने वालों में कांग्रेस के गौरव गोगोई और इमरान मसूद, द्रमुक के ए राजा, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्ला और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल रहे। इन सांसदों ने आरोप लगाया कि जेपीसी का पैनल नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। सांसदों ने आगे कहा कि कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग और कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपादी का प्रेजेंटेशन वक्फ विधेयक के बारे में ही नहीं है। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने अपने अगले कदम पर चर्चा के लिए एक अलग बैठक बुलाई। बैठक में सांसदों ने वक्फ विधेयक पर जेपीसी के बारे में अपने सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से संपर्क करने का फैसला किया है। बताते चलें कि इस बीच केरल कैबिनेट ने भी वक्फ संशोधन बिल पर प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है, जिसे विधानसभा से कभी भी पास किया जा सकता है।
जेपीसी के बहिष्कार को लेकर यह बैठक चर्चा का मुद्दा बन गई है, तो सुर्खियों में बहराइच की घटना भी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया है, जिसे लेकर योगी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान एक शख्स की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने दुकानों को निशाना बनाया, गाड़ियों के शोरूम को फूंक दिया। इसको लेकर बहराइच में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 6 जिले की फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोके। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न ले और शांति बनाए रखें। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने कहा, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। अखिलेश ने बहराइच की घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही न्याय की भी मांग की है। और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर में हिंसा की। 1.5 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, जिसे लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक सवालों से घिर गई है। विपक्ष लगातार मणिपुर के लोगों की आवाज उठा रहा है और अब कुकी मैतेई समुदाय के विधायकों की भी दिल्ली आने की खबर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर मामले को लगभग 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, जिसे लेकर अब 15 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ कुकी, मैतेई और नगा विधायकों की बैठक तय हुई है। मैतेई समुदाय के 3 विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं कुकी और नगा समुदाय के कितने विधायक होंगे, इसकी संख्या सामने नहीं आई है। ये बैठक मणिपुर में आपस में लड़ रहे समुदायों के बीच हो रही हिंसा से निपटने के लिए रखी गई है। ये पहला मौका होगा जब नगा और मैतेई समुदाय के विधायक एक छत के नीचे मिलेंगे। वैसे सरकार की इस कोशिश पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जो विधायक दिल्ली बुलाए गए हैं वो सभी सत्ता पक्ष के हैं। लेकिन सरकार अगर ईमानदार कोशिश पहले करती तो शायद अभी तक मणिपुर में शांति बहाल हो जाती। बता दें कि मणिपुर का मामला 3 मई 2023 से शुरू हुआ था, जिसके बाद अब तक वहां करीब 200 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, तो वहीं 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय 1.5 साल से इस मामले पर क्या कर रहा था और गृह मंत्रालय को क्यों अब जाकर इस मामले पर बैठक करने की याद आई है। खैर, वजह जो भी हो, अब देखना होगा कि कल होने वाली इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।